भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ विशेषकर, आप चले राष्ट्रवाद के साथ थे कि राष्ट्रवाद की तरफ चले गए और आप जातिवाद की ओर चले गए। आपने खाई खोद दी और इतनी भारी खाई खोदी कि अब लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पे सन 1990 में हुआ करती थी, जिसको उस समय बनियों की पार्टी कहा जाता था, उसके बाद उसमें संवर्ण जुड़े, उसके बाद उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। आज वो किसी भी चीज़ की राजनीति कर लें, लेकिन हमारे 15% वोट बैंक को भी कम नहीं आंका जा सकता। आपने यूजीसी की गाइडलाइन, ये मेरे हाथ में है, इसमें साफ साफ लिखा है। एक तरफ उन्होंने उद्देश्य में जो चीजें लिखी है, उसके बाद परिभाषाओं में उन्होंने कहा जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों। आप इस नियम का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी आजकल काफी सुर्खियों में है। वजह है कि इसके नियमों में फेरबदल किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश भर से आवाजें उठ रही हैं। खासतौर से सवर्ण विशेष तौर पर आंदोलित है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप सिंह हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कड़ी सेना के। सर, क्या कुछ बदलाव हुआ जिससे आप लोग इस तरीके से आंदोलित हैं? बदलाव पूरा देश देख रहा है, आप भी समझ रहे हैं क्या बदलाव हुआ। 2012 में यूपीए सरकार में यूजीसी का जो आया था अधिनियम, उस अधिनियम में SC/ST छात्रों को दिया गया था कि अगर उनके संग कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ उनको पास शिकायत करने का अधिकार था। अचानक से 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की गाइडलाइनों में बदलाव होता है और 15 जनवरी को पूरे देश में लागू हो जाता है, जिसमें यूजीसी में SC/ST के संग OBC जोड़ दिया गया और उनके डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, और ये जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़ दिया गया। और उसमें से एक शर्त यह हटा दी गई कि जो शिकायतकर्ता अगर झूठा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि 2012 के नियम में इस तरीके के कार्रवाई का वो था, प्रावधान था। तो जब इस प्रावधान को हटाया गया तो इसमें एक तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को शोषक मान लिया गया और बाकी अन्य 80-20 का डिवाइडेशन करके अन्य को जो है शोषित मान लिया गया। ऐसा आपका मानना है, लेकिन सरकार ये मानती है, लगातार सरकार के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके नेता ये कहते हैं कि ये जो समाज में खासतौर से शैक्षणिक संस्थाओं में समानता लाने के लिए किया गया है, ताकि किसी भी छात्र के हित का हनन न हो सके और बराबर उनको एक दर्जा मिले और एक अच्छे माहौल में परिसर में शिक्षा प्राप्त करें। आपने भी बोला किसी भी छात्र के, तो हम भी किसी भी छात्र की बात कर रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई के दौरान किसी इंस्टीट्यूट में राजनीति का पदार्पण नहीं होना चाहिए। राजनीति का पदार्पण है ये, समझ रहे हैं आप। और आपने कहा किसी भी छात्र के, हमारी भी यही डिमांड है कि किसी भी छात्र के लिए ये कर दिया जाए। भाई वहाँ पर हम संकुचन के लिए नहीं भेजते, शिक्षा के विस्तार के लिए भेजते हैं, संस्कृति, शिक्षा, समानता, इसके लिए भेजते हैं। हमने कभी ये सिखा के नहीं भेजा वो जाना, वो ऐसा करना, वो ऐसा करना। जिन चीज़ों को 75-76 वर्षों में तमाम सरकारें आई और गईं, उन सरकारों ने अभी तक नहीं ठीक कर पाए, वो नहीं ठीक कर पाए। आप इस तरीके से ला के, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ विशेषकर, आप चले राष्ट्रवाद के साथ थे कि राष्ट्रवाद की तरफ चलेंगे और आप जातिवाद की ओर चले गए। आपने खाई खोद दी और इतनी भारी खाई खोदी कि अब लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। और ना लागू करना है तो इसको यूजीसी में क्यों लागू करें, CBSE में कर दें, शुरू से कर दें। हम लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दें। संविधान ये नहीं कहता है। समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य की बात हम लोगों ने हमेशा की है और आज भी हम वही कर रहे हैं। ये काला कानून है, ये सामान्य वर्ग के छात्रों को पढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, कैरियर चौपट होंगे। और आपको ये मालूम है, इस देश में जितने भी प्रिविलेज एक्ट बने हैं, जो सुरक्षा कवच लोगों को दिए गए हैं, वो बाद में शोषण का हथियार बने, उसी तरीके से भी एक प्रिविलेज एक्ट है। तो आपके कहने के अनुसार कि ये जो आया है नियम फेरबदल हुआ है, तो सवर्ण समाज को एक तरफा करके इनको शोषक मान लिया गया है। अरे आपने यूजीसी की गाइडलाइन, ये मेरे हाथ में है, इसमें साफ साफ लिखा है। एक तरफ उन्होंने उद्देश्य में जो चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद परिभाषाओं में उन्होंने कहा जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के बीच जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। इसमें कहाँ छात्र लिखा हुआ है, कहाँ पर इसमें सामान्य लिखा हुआ, आप बताइए। ठीक है, लेकिन जितने भी केंद्र और राज्य में जो बीजेपी की सरकार है, उसमें जो मंत्री हैं, विधायक है सवर्ण तबके के, वो चुप क्यों है इस बारे में? आप ये बताइए, महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप के संग सारे शासक इस देश के नहीं लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे तो लड़ने वाले हमेशा
संख्या में कम ही रहते हैं, और वो कोई अपनी सुविधा के लिए खुश है, कुछ की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन जो चुप है ये जनमानस की लड़ाई है, सामान्य वर्ग के जनमानस की लड़ाई। इस लड़ाई का नेतृत्व न मैं करना चाहता हूँ, न कोई संगठन करना चाहता है। ये कोई भी छात्र और उसके अभिभावकों की लड़ाई है, जो आने वाले समय में अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। उनकी लड़ाई है, कोई बोले या ना बोले, इन बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है। और आपको खुद मालूम है कि जयप्रकाश नारायण जी ने भी जब आंदोलन किया था तो उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे आंदोलन से लालू यादव निकलेंगे, और अन्ना हजारे ने जब किया था उनको भी नहीं मालूम था कि केजरीवाल निकल जाएंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि पूरा देश जो है वो आबादी अगर देखे सवर्णों की 15%, बाकी 85% है बैकवर्ड को शामिल करने के बाद, तो उनके कहने का मतलब वो 85 को साध रहे हैं, 15 को नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो राजनीतिक परिदृश्य में ही ये व्यवस्था लाई गई है, ये राजनीतिक परिदृश्य है, और इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश भी है। मैं आपको बता दूं, हमारे महामानव जी 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उस विकसित भारत की कहानी ये है कि जब हायर एजुकेशन में लड़के जाएंगे नहीं सामान्य वर्ग के, तो विकसित भारत उनका जो है उस 85% आबादी के संग बनेगा। हम 15% को देश से बाहर निकालने की व्यवस्था है या देश छोड़ देने की व्यवस्था है। 5 साल में 9 लाख बच्चे अच्छी डिग्री लेके इस देश से पलायन कर गए हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड है। और एट्रोसिटी एक्ट में भी आप जानते हैं 85% मुकदमे बैकवर्ड्स पे दर्ज होते हैं। वो उसी को, ये सब एक राजनीतिक सोची समझी साजिश है जिसमें हम लोगों को बाहर करने का वो है। हम इसका विरोध करेंगे और हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, 2027 में चुनाव है, इसके दृष्टिगत एक क्वेश्चन बनता है ये कि जो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो आधी आबादी लगभग 50% के इर्द गिर्द पिछड़ों की है, और देखिए यहाँ पर पिछड़े का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये पिछड़ों को साधने की कवायद है क्या इस जो है नियम के जरिए? अब देखिए, ये राजनीति जो होती है वो खून को पानी कर देती है, समझ रहे हैं आप। तो राजनीति की कहानी ये है कि कवायद ही होगी, कवायद होगी, ऐसा बिल्कुल आपका कहना भी सही है, राजनीतिक कवायद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पे सन 1990 में हुआ करती थी, जिसको उस समय बनियों की पार्टी कहा जाता था, उसके बाद उसमें सवर्ण जुड़े, उसके बाद उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। आज वो किसी भी चीज़ की राजनीति कर लें, लेकिन हमारे 15% वोट बैंक को भी कम नहीं आंका जा सकता है। आप मेरी बात समझिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अगर दृश्य में इसको देखें तो क्या सवर्णों के बिना कोई सरकार बना लेगा? बहन जी ने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, आपको मालूम है। बाद में उन्होंने उस नारे को बदला कि हाथी शंख बजाएगा और क्या ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। एक बार उन्होंने भी करके देख लिया है। पहले बहुजन तो फिर सर्वजन हो गया। हाँ, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं पीडीए भी करके अखिलेश जी ने देख लिया है। अब भाजपा भी उस पे चल रही ट्रैक पे, वो भी करके देख ले। एक यहाँ पर मजेदार पहलू है कि आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की। मायावती और उनके तमाम कार्यकर्ता लगातार मंच से ये बात कह रहे हैं कि जब जो है अखिलेश की सरकार रही, मुलायम की सरकार रही, तो दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार पिछड़ों ने किया। यादवों को भी टारगेट करती हैं। वो बोले कि 27 में मेरा मुकाबला भाजपा से नहीं, सीधे अखिलेश यादव से। तो पहले तो एससी और एसटी इस कानून के तहत थे, लेकिन अब बैकवर्ड को भी शामिल कर लिया गया। तो सब मिला कि ये कहा जाए कि जो पिछड़ा तबका है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अटैक नहीं करता है, उनको अपमानित नहीं करता है, केवल सवर्ण ही करता है क्या? ऐसा उन्होंने इस यूजीसी की गाइडलाइन को ला के बताया। एट्रोसिटी एक्ट में तो वो शामिल थे ही, उन्हीं के ऊपर एनसीआरबी का डाटा कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात मत मानिए। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 85% उनके द्वारा अत्याचार किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं तो इसलिए कहूँगा सरकार क्योंकि उनकी सरकार है, बगैर उनके निर्देशन के कोई चीज़ होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इस गाइडलाइन के बारे में एक बात और बता दूँ, 13 तारीख को ये जारी हुई तो ये वेबसाइट पर लोड नहीं की गई थी। 12 और 14 की दिख रही थी, 13 की नहीं दिख रही थी। 17 तारीख को मिली है यूजीसी से। सरकार क्या छुपाना चाहती थी ये हम लोगों के दिमाग से परे है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन जो आपका सवाल है उस सवाल के परिप्रेक्ष्य में यही है कि लोग खुश हैं, आज वो लोग खुश हैं। ये केवल विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है ना, बाहर जो एट्रोसिटी एक्ट चल रहा था वो तो ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, तो उसमें तो मुकदमे दर्ज होते ही रहेंगे। तो वो केवल और केवल एकमात्र कवायद, कोई कवायद नहीं, सामान्य वर्ग के छात्रों को देखिए 5000 साल के शोषण की जो ऐतिहासिक कहानी सवर्णों के खिलाफ वामपंथी इतिहासकारों द्वारा रची गई, जिसको यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा रची गई। यही भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुत्व की और हिंदू मुस्लिम की बात करती थी तो हिंदुआ सूरज हमारे समाज से निकले, महाराणा प्रताप हमारे समाज से निकले। वही भारतीय जनता पार्टी उस 5000 साल के शोषण की ऐतिहासिक कालजयी काल्पनिक कहानी को सच मान के ये सामाजिक समानता नहीं ला रही है, सामाजिक रूप से अन्याय कर रही है, और वो उसका बदला उन्होंने मिनटों में ले लिया, घंटों में ले लिया, दिनों में ले लिया। ये वही कहानी है। आप इस नियम का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं इस नियम के तहत बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, आप ये समझिए।
अगर आज की डेट में वो इसमें जिसमें जहाँ पर वो लिखा हुआ है SC/ST और वो उसमें सामान्य कर दें या उसको काट के छात्रों सब छात्रों के लिए कर दें, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम जब विरोध करते हैं तो विरोध हमारा दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने 2024 में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान का विरोध किया था, तो राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वो विरोध आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ गया था। और अच्छी बात यह है कि सामान्य वर्ग का लोग जागरूक हैं, जनमानस की लड़ाई है, लोग स्वयं आ रहे हैं, स्वयं संपर्क कर रहे हैं, इसमें हमको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, जब उससे आप लोग सवाल पूछे तो कह रहा अभी मैं यूजीसी नियम को पढ़ नहीं पाया हूँ। अरे मेरे हाथ में है भाई, पढ़ लो। 13 तारीख को 15 तारीख से लागू हो गया, 13 तारीख से आज तक आप पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ के वो नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हम लोगों को सामाजिक रूप से नीचा दिखाने के लिए और हम लोगों के लिए एक सामाजिक विभेद समाज में एक सामाजिक विभेद पैदा करने के लिए ये हम लोगों के साथ अन्याय है, और उस अन्याय का हम